हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम लोग जानेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है और दैनिक जीवन में कहाँ इसका उपयोग होता है, केमिकल में कहाँ यूज होता है और अणु परमाणुओं के बीच में विद्युत द्विध्रुव काम कैसे करता है हम लोग जानेंगे आज। तो विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प दूरी का मतलब बहुत ही कम दूरी, इतना कम दूरी कि हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। 10 का घात -12, इतना दूरी बहुत कम है, मीटर में बहुत ही कम है। जैसे जल के बीच H2O मान लेते हैं, तो H2O में OH ऐसे होता है ना, तो इसका जो दूरी होगा आप जानते हैं, इसका दूरी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम दूरी के लिए हम लोग लागू करते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को, मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो समान परिमाण वाला आवेश लेते हैं, मान के चलते हैं Q, तो ये भी Q, लेकिन विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। मतलब क्या, एक माइनस तो दूसरा प्लस, ऐसा होना चाहिए। एक माइनस तो दूसरा प्लस। आपको समझना ऐसे है कि यदि ये -5 कूलम चार्ज है तो यहाँ होना है +5 कूलम। माइनस प्लस ये प्रकृति बताता है और 5 ये क्या बताता है, परिमाण बता रहा है। दोनों का सेम है। तो कहता क्या है परिभाषा कि जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, बहुत ही कम दूरी होता है, बहुत ही जैसे जल के अणुओं के बीच की दूरी। हम क्यों बोल रहे हैं जल, क्योंकि जल एक ध्रुवीय अणु है, उसमें विद्युत द्विध्रुव काम करता है, ठीक है ना। जल के अणुओं के बीच काम करता है। ये दूरी बहुत ही कम दूरी होता है। ये कितना दूरी होता है कि इसकी आप बताया कि 10⁻10 ऐसे करके चलता है, ये बहुत ही कम दूरी। और ये दूरी इतना कम होता है, अगर इसको हम आधा कर दें तो और कितना कम हो जाएगा। अगर इस दूरी को हम आधा कर दें तो कितना कम हो जाएगा। तो मान के चलते हैं इसका केंद्र सेंटर O है और दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 2L है। क्या है, 2L। क्या है, 2L। क्यों 2L माना, अगर L मानता तो L/2 तो और कम हो जाता है, तो अध्ययन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता। इसलिए हम लोग 2L लेके चलते हैं ताकि अध्ययन करने में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो 2L लेने से क्या होता है फायदा कि L हो जाता है, ये L हो जाता है, तो अध्ययन करने में हमको दिक्कत नहीं होता है। तो परिभाषा क्या कहता है इसका, वो सुन लीजिए, लिख लीजिए कि जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर, अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी, विपरीत प्रकृति के आवेश को बहुत अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव
द्वि का मतलब दो कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का फिगर हम लोग देख लेते हैं। एक मान के चलते हैं -q चार्ज है तो ऊपर से एक हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा +q। परिमाण समान है, q और q क्या है, दोनों सेम ही है। अगर q1 देते यहाँ q2 तो परिमाण अलग अलग हो जाता है, q1 देते और q2 देते तो परिमाण अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ q है इसलिए परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है ना। इस तरह का समायोजन कहलाता है विद्युत द्विध्रुव, समझे ना। यदि तो इसका परिमाण कितना होता है जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, P द्वारा। तो हम लोग का आघूर्ण एक शब्द आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर देखिए विद्युत द्विध्रुव से हमको सिर्फ परिभाषा मिलता है, लेकिन आघूर्ण शब्द लगा देते हैं तो इससे इसका परिमाण मिल जाता है। क्या मिल जाता है, परिमाण का मतलब अमाउंट, मात्रा, उसका क्वांटिटी कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग इसी में देखेंगे क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बस कुछ नहीं, इसका परिमाण है। क्या है, परिमाण है ना। तो जिसे लिख सकते हो P द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, P द्वारा सूचित किया जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो जान लीजिए। तो कोई एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है ना, वही उसका आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, आघूर्ण। तो इसका आघूर्ण को परिभाषित करना होगा तो आपको लिखना होगा क्या, कोई विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल रूप को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रा P ही होगा, है ना, P। इसलिए हम लोग आघूर्ण बराबर क्या बोलेंगे, कौन सा आघूर्ण, वो विद्युत द्विध्रुव लिख देना है। आवेश दिखाई पड़ रहा कैमरा में, आवेश गुना बीच की दूरी यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक है। तो इस तरह से आघूर्ण बराबर आवेश गुने बीच की दूरी होता है। तो इसको मिटा करके हम आगे लिखते हैं। तो बीच का दूरी क्या था, 2L था। तो 2L था तो आघूर्ण जो होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आवेश क्या लेंगे, Q। तो आवेश का परिमाण और दोनों बीच की दूरी 2L। तो P बराबर क्या आ गया, 2QL। क्या आ गया, 2QL। क्या समझे, P बराबर 2QL हो गया, 2QL।
यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश है। क्यों सदिश है राशि? क्योंकि इसमें दिशा होता है। क्या होता है? दिशा। और इसका दिशा किधर से किधर होता है? वो होता है क्या? ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर। अक्ष के अनुदिश होता है। अक्ष के अनुदिश ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर होता है। तो हम लोग इसके बारे में और कुछ बहुत जानना है, तो इसका SI मात्रक पहले लिख लेते हैं। SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या होगा? देखिए ध्यान से, SI मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। देखिए 2QL है। क्या है? 2QL। तो 2 का तो कोई मात्रक होता नहीं है। Q क्या है? आवेश है। तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब मतलब C है ना, और लंबाई मीटर है तो मीटर, तो कूलम्ब मीटर। क्या हो गया? कूलम्ब मीटर। नहीं तो इसको आप बोल सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर मतलब CM। CM SI मात्रक। CGS में भी मात्रक होता है इसका। CGS में कौन सा मात्रक होता है? डेबाई होता है। क्या होता है? डेबाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI है। CGS में P का मात्रक वो होता है, याद रखना, डेबाई। क्या होता है? डेबाई D। और एक डेबाई बराबर कितना होता है वो याद रखना। दोनों में क्या रिलेशन होता है? कूलम्ब मीटर कितना होता है, तो एक डेबाई बराबर कितना होता है वो याद रखना। वो होता है एक डेबाई तो एक डेबाई बराबर क्या होता है? 1/3 गुने 10 का पावर -29 कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है? कूलम्ब मीटर। ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक डेबाई बराबर 1/3 गुने 10 का पावर -29 कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, इसको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि SI मात्रक क्या होता है और CGS में मात्रक क्या होता है। विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण का, विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण से परिमाण मिलता है विद्युत दुर्ध्रुव का। ठीक है, विद्युत दुर्ध्रुव का परिमाण। अब विद्युत दुर्ध्रुव क्या होता है कि जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत दुर्ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत दुर्ध्रुव कहते हैं। याद हुआ? जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत दुर्ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? इस तरह से हम लोग विद्युत दुर्ध्रुव समझ गए। अब इसका देखिए दिशा, यह एक सदिश राशि। क्या है? एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। तो नोट करके लिख लेते हैं, यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश, किसके? अक्ष के अनुदिश। अक्ष समझते हो ना, एक्स एक्सिस, अक्ष के अनुदिश ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। धन ध्रुव की ओर होती है। ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। मतलब कि आपको कोई विद्युत दुर्ध्रुव है तो उसका आघूर्ण कोई पूछेगा तो क्या बोलना है कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ये P नहीं डायरेक्शन। जैसे ही हम लोग बात करते हैं जल के अणु, तो जल के अणु में क्या होता है? HOH। तो इसका विद्युत दुर्ध्रुव कैसे लगाएंगे? देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे करके देंगे। ठीक है ना, ऐसे करके चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, संकेत में इधर फिर दिया जाता है इस तरह से कि विद्युत दुर्ध्रुव है। क्या है? देखिए माइनस से प्लस है। देखिए ध्यान से, ये माइनस होता है ना और ये प्लस होता है। तो माइनस से क्या देख रहे हैं आप? प्लस की ओर काम कर रहा है विद्युत बल, विद्युत दुर्ध्रुव
विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण जो होता है माइनस से प्लस की ओर काम करता है। ये जो डायरेक्शन दे रहा है ना तीर का निशान, ये आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है जल के अणु में, जल के अणु के लिए। क्लियर? तो इस तरह से विद्युत दुर्ध्रुव का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया है। तो विद्युत दुर्ध्रुव का बीमा देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा कैसे निकालते हैं वो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी का उपयोग करते हुए हम लोग बीमा निकालेंगे। तो बीमा के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बीमा बराबर किसका हम देख रहे हैं? 2QL का, 2QL का। तो बताइए इसका कोई बीमा नहीं होगा, ठीक है ना, इसका कोई बीमा, कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होता है। तो आवेश का क्या होता है? आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसको आधारी भौतिक राशि में बदलने के लिए Q = क्या करना पड़ेगा? IT लिखना पड़ेगा। क्या? IT। और L क्या है? वो ठीक है, L ठीक है, वो मीटर है, दूरी है। तो I का क्या होता है? I का आप A दो चाहे I दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और T का हो जाएगा बड़ी T, और L का हो गया लंबाई है तो उसका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो मीटर मतलब बड़ी M, सॉरी बड़ी L। क्या होगा? बड़ी L। तो इसको हम लोग MLT के रूप में लिखते हैं। M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर 1, A का पावर 1। तो इस तरह से हम लोग का बीमा हो गया। क्या हो गया ये? बीमा। समझ में आया? बीमा समझे? बीमा कैसे निकलता है? A आप जान रहे हो कि Q = IT होता है और इंटू L लिख दिया। और I का जो बीमा होता है आधारी भौतिक राशि जो होता है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। तो आधारी भौतिक राशि में आप देखोगे कि विद्युत धारा का जो है A या I का इस्तेमाल होता है। किसका? तो I तो था ही, तो हम सोचे A क्यों ना कर दें इस्तेमाल, है कि नहीं। A T क्या होता है? समय का बड़ी T होता है। L क्या? लंबाई का जो अंग्रेजी अक्षर है लेंथ होता है, तो लेंथ में L होता है, बड़ी L। तो इस तरह से M का पावर 0 क्यों दिया? क्योंकि M की हम लोग जो है बीमा MLT के फॉर्म में लिखते हैं, MLT के फॉर्म में लिखते हैं, उसी रूप में लिखते हैं। तो M का पावर कुछ ने 0 तो 1 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो LTA हो गया, समझे? तो ये बीमा हो गया। क्या हो गया? बीमा हो गया। तो इस तरह से हम लोग बीमा का जो है मतलब भी समझ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो देना है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वो समझना है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे आज। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी भी आवेश के चारों साइड, किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान के चलो चुंबक में आप लोग देखते होंगे, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है। बच्चा में खेलते होंगे, दो चुंबक को लेकर के एक को ठेलते हो तो दूसरा ठेला जाता है, और चुंबक को जब घुमा देते हो तो सट जाता है। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखते हो वो कभी सटता नहीं है। अगर हम सजातीय ले ले तो सजातीय ध्रुव में विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। तो आप देखो कभी सट भी नहीं कर, जबरदस्ती सटाओगे तब भी नहीं सटेगा। तो जहाँ से वो सटना नहीं चाहता है ना, मान के चलो आपके पास एक बड़का गो चुंबक है, एक छोटका गो चुंबक है, तो छोटका तो तुरंत उछल के भागेगा, है ना। तो मतलब क्या, उस बड़का चुंबक के चारों का जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उसके नज़दीक कोई उसके आसपास भी ला दोगे ना तो फटाक से विकर्षित हो जाएगा, तुरंत बाहर हो जाएगा ना होता है। तो जहाँ तक उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपने चुंबक लाया, तो चुंबक लाने से क्या हुआ, वह विकर्षण या आकर्षण होना शुरू हो गया। तो उसी क्षेत्र का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन आवेश में भी वैसे ही घटना है। आवेश जो होता है अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश हमने शुरू में ही बोला था
कि आवेश जो होता है अपने चारों तरफ, तो यहाँ आवेश कैसा है, स्थिर आवेश है, इसलिए स्थिर, बार बार आवेश बोल रहे हैं, स्थिर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है स्थिर विद्युत में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो हमें बोलना चाहिए यही परिभाषा कि किसी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश को लाने पर या अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर, कोई भी आवेश ला सकते हो, नो प्रॉब्लम, धन हो या ऋण हो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ परीक्षण आवेश होना चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र, क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ कोई अन्य परीक्षण धन ऋण दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, धन और ऋण दोनों हो सकता है। परीक्षण आवेश हो सकता है। अच्छा, धन ऋण लिख दिया ना, धन ऋण जो भी है। तो जहाँ कोई अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं, मतलब कोई भी आवेश है, मान के चलो प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस दिन भी बताया था मैंने। तो ये विद्युत बल रेखा है और उसी का जो प्रभाव जो दिखाता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ सब जितना भी देख रहे हो गोला के रूप में उसका एरिया है। क्या है, एरिया। वृत्ताकार के रूप में जो देख रहे हो उसका एरिया है। अब इस एरिया तक जैसी लाओगे कोई एक आवेश को, मान लेते हैं प्लस क्यू, तो तुरंत ये इसको ठेल देगा बाहर। नहीं, क्या कर देगा, ठेल देगा बाहर। हाँ, और माइनस रहेगा तो तुरंत तो ठेल देगा बाहर। तो इस तरह से ये इस क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है, विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र समझ चुके हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में तुरंत आया मेरे अंदर कि क्यों ना ये जो हमने गोला ये वृत्ताकार पथ दिया है, इस वृत्ताकार पथ का नाम होता है, इस वृत्ताकार पथ का नाम होता है, इस वृत्ताकार पथ का नाम है समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ। ये समविभवी पृष्ठ किस चीज़ का नाम है भाई, समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ हम लोग विद्युत विभव चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में अच्छी तरह से जानेंगे कि समविभवी पृष्ठ होता क्या। लेकिन जब यहाँ पर बात उठ ही गया है तो क्यों ना कुछ बोल दिया जाए। समविभवी पृष्ठ जो होता है वैसा पृष्ठ होता है जिसमें किसी दो बिंदुओं के बीच का विभव अर्थात विभवांतर शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। समविभवी पृष्ठ। मान के चलो कि इसका विभव भी है और इसका विभव भी है, तो दोनों का जब अंतर करेंगे, क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो समविभवी पृष्ठ में क्या होता है, भी ए माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, जब विभव चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें देखेंगे। समविभवी पृष्ठ वैसा पृष्ठ होता है जहाँ किन्हीं दो विभवों के बीच का अंतर जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। वैसे पृष्ठ को बोलते हैं समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझा। और तीव्रता, अब भाई तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी। नाम से सुनने में आ रहा है चुंबक, बार बार चुंबक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं चुंबक से लोग खेलता बहुत है।
और चुंबक को लोग समझता भी है, उसके माध्यम से इसको समझाया जाता है। तो चुंबक में क्या होता है भाई, चुंबक है उसमें आकर्षण विकर्षण होगा ही किसी अन्य चुंबक के लिए। तो जितना ज़्यादा बड़ा चुंबक उसका तीव्रता उतना तेज ज़्यादा रहता है ना। तेज, तेज का मतलब बहुत तेज़ी से चिपकेगा, चटाक से नहीं चिपक जाएगा, तराक से फेंक देगा बाहर। तो जितना बड़ा चुंबक उतना ज़्यादा वो क्या होता है, उसमें आकर्षण विकर्षण का शक्ति रहता है, अर्थात जितना ज़्यादा उसमें तीव्रता रहेगा। अब ऐसा होता है ना, प्रबलता होता है, कितना उसके अंदर प्रबलता है। छोटा चुंबक भी आजकल बहुत ज़्यादा चुंबकीय होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आकर्षण विकर्षण होता है। छोटा चुंबक माने होता है स्टील जैसा जो होता है उसका निकेल वाला, हाँ निकेल वाला, निकेल कोबाल्ट वाला जो चुंबक होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिपकता है, आकर्षण विकर्षण होता है। तो तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि किसी चुंबक के नज़दीक जैसे जैसे किसी अन्य चुंबक को लाओगे तो क्या होगा कि वह मान लेते हैं आकर्षण होना शुरू, विकर्षण हो रहा है, तो जैसे से नज़दीक लाओगे वो और खेलना शुरू करेगा तुम्हारे हाथ को। मतलब वो बता रहा है कि तीव्र है, बहुत ज़्यादा तेज है ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी है। तो तीव्रता का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तीव्रता का मतलब समझो, तेज है वह, कितना वह उसमें तीव्रता है, कितना उसमें क्षमता है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता कितना ज़्यादा है वो हम लोग जानेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग समझेंगे यहाँ पर भी। चुंबक बार बार लेते हैं इसलिए क्योंकि चुंबक का एग्जाम्पल देने से लोगों को समझ में अच्छी तरह से आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय माइंड में चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब आ जाएगा, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग जानेंगे तो कूलम बल का तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कूलम बल F बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2/R²। हमारा जो कूलम बल होता है, किसी भी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो वहाँ बल पर क्या होता है, आवेश पर एक बल लगने लगता है। किसी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को रख देते हैं तो वहाँ पर एक बल लगने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बल या विद्युत बल कहते हैं। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, समझेंगे। इसी फिगर से हो जाता है लेकिन मिटा देते हैं, फिर से बना देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में। तो मान के चलते हमारे पास एक आवेश है, क्या है, एक आवेश है, क्या है, Q है, क्या है, Q है। तो उस आवेश के कारण क्या होगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान के चलते हैं यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ तक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र मान के चलते हैं। बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु A तक है विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, किसी आवेश पर लगने वाला बल है ना, तो कौन सा आवेश होगा, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश शब्द का इस्तेमाल करेंगे, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो मान के चलते हैं कि इसका अपना एक इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र है, इसका एरिया अपना यहाँ तक है, ठीक है ना, और उस विद्युत क्षेत्र में आपने क्या किया, एक धन परीक्षण आवेश ला दिया है ना, धन परीक्षण आवेश। तो मान के चलते हैं यहाँ पर ले आए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो कैसा, प्लस Q0, प्लस Q0 जो होता है ये धन परीक्षण आवेश है, क्या है, धन परीक्षण। नामे से पता चल रहा है कि टेस्ट यूज करने के लिए करते हैं ना, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो धन परीक्षण आवेश, इसको यूज क्या किसी में करते हैं, टेस्ट करने में, बस इसका कहीं इस्तेमाल नहीं, बस टेस्ट करने में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालना होगा। तो आपको बताएगा यही, किसी क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, तो इसका विद्युत क्षेत्र ये, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल, देखिए
किसी विद्युत क्षेत्र में धन परिच्छन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F एवं उस धन परीक्षण आवेश मतलब प्लस Q नॉट, है ना। फिर से बोल देते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एवं उस धन परीक्षण आवेश के निष्पत्ति तो निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिससे ई द्वारा, किसके द्वारा? ई द्वारा सूचित किया जाता है। ई द्वारा सूचित किया जाता है। किया जाता है, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो परिभाषा से आप बोलो कि भाई कि हमारा जो ई होगा वो क्या होगा। अब ऊपर में निशान सदिश का दे रहे हैं, ये एक सदिश राशि क्या है, नीचे लिखा देंगे। ई बराबर हो जाएगा, हमने विद्युत बल बोला तो विद्युत बल लगने वाला बल, तो विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत बल बटे तो कैसा आवेश? धन परीक्षण आवेश। तो ई बराबर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो बार बार लिखना इधर ठीक नहीं है। तो विद्युत बल हो गया F बटे Q नॉट। क्या हो गया? Q नॉट। तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो गया, जेनविन सूत्र यही होता है मुख्य रूप से, है ना। E बराबर F बटे Q नॉट। E बराबर F बटे Q नॉट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसका पूछेगा मात्रक, SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या होगा बताना? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर, चूंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो बोलेंगे न्यूटन पर कूलम मतलब बटे कूलम। ठीक है, मतलब इसको लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। इसका SI मात्रक हो गया। बीमा, तो बीमा के लिए भी यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बार बार मिटाना ठीक नहीं है। तो बीमा देख लीजिए यहाँ, बीमा, इसी का बीमा यहाँ पर लिख रहे हैं, बीमा। तो बीमा क्या होगा? बीमा क्या होगा इसका? तो बीमा लिखेंगे ई का बीमा, ई का बीमा। अच्छा बताइए, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बीमा हमको याद है, आपको याद है? बल का mL/T⁻² होता है, mL/T⁻²। बल का F बटे Q नॉट होता है ना, तो बल का जो होता है mL/T⁻² और आवेश का 92 कर तो AT, क्या हो जाएगा? AT या IT। तो क्या लिखोगे? mL/T⁻, यहाँ 1 था, ऊपर जाके माइनस फिर हो जाएगा, तो -3a⁻⁻1। ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, समझेंगे। कैसे नहीं आया समझ में? देखिए कि ई का बीमा निकालना है, तो ई का बीमा हम लोग ई बराबर फॉर्मूला जानते हैं F बटे Q नॉट। तो F का बीमा क्या होता है? mL/T⁻²। ठीक है, अभी कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? चलिए तो थोड़ा देख ही लेते हैं कैसे हुआ। देखिए, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने ma होता है। तो ma क्या होता है? वेग बटे समय। फिर m वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो एक समय और एक और समय, तो इसको हमने बदल दिया आधारी भौतिक राशि में। तो m का क्या होता है? m क्या है? द्रव्यमान है, तो उसका बड़ी m होता है, बड़ी m। s क्या है? दूरी है, तो दूरी का क्या? बड़ी L बटे t टाइम है, तो बड़ी T। दूगो है तो बड़ी T, तो m L बटे T⁻²। तो m
L⁻² आया। तो 11th का ये कौन सा चैप्टर है? मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा से आया है। तो ई का जो है बीमा हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो होता है ई F/Q0, F/Q0। और उसका मात्रक भी देखा आपने, बीमा भी देखा आपने। तो मात्रक सिंपल है, F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, कोई बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश अभी जो फिगर बनाया था ना उसी के जैसा ही, ठीक है ना। बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग है ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास एक बिंदुवत आवेश है, एक बिंदुवत आवेश है और उसके कारण कुछ दूरी r पर, कुछ दूरी r पर एक बिंदु P लिया गया है, एक बिंदु P लिया गया है ना, P लिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक आवेश लेते हैं प्लस Q और उसके कारण एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान के चलेंगे, माना कि प्लस Q आवेश को बिंदु A पर रखा गया है, जिसके कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर, क्या है, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई ज्ञात करनी है तो कितना तीव्रता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आवेश को वहाँ पर लाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो चुंबक पर तुमको पता करना है कि चुंबक है यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर कितना इसका आकर्षण हो रहा है। तो एक लागन छोट का चुंबक बा, चेक करोगे, अरे सटा लिया या फेंक दिया बाहर, विकर्षण हो गया, आकर्षण हो गया, जो भी हो गया। तो वही एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको एक धन परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बगैर नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश मतलब प्लस Q0 की कल्पना करते हैं। यहाँ पर प्लस Q0 एक चार्ज दे दिया, जैसे ही दिया तो हमारा विद्युत बल काम करना, दोनों के बीच में कूलम बल काम करेगा। तो कल्पना करते हैं, जैसे ही रखते हैं, इसलिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लेंगे। जैसे ही रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुरंत निकलेगा बिंदु P पर, क्या, F/Q0, ठीक है। कल्पना करते हैं, अतः कूलम्ब के नियम से दोनों के बीच लगने वाला विद्युत
बल कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q इंटू क्यू नॉट। देखो जी, Q इंटू क्यू नॉट बटे दूरी कितना है r²। समीकरण फर्स्ट कर दो, समीकरण फर्स्ट कर दिया है ना। अब जैसे हम लोग आवेश को यहाँ रखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम लोग F बराबर E बराबर क्या जानते हैं, F/Q0। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जो है आगे इसी में कर लेते हैं, थोड़ा घेर करके। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं, यहाँ से करें तो यहाँ से करते हैं। तो F बराबर 1/4 पे एब्सोल्यूट नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे r², समीकरण फर्स्ट। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि बिंदु P पर एक प्लस Q नॉट आवेश है, तो उस आवेश पर एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर एक बल का अनुभव करता है, वो बल और उस तीव्रता, वह बल और उस आवेश का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बोल सकते हैं किस, क्या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या जानते हैं, F बराबर E बराबर F/Q0। ये कहाँ से आया, परिभाषा आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। अब इसका मान समीकरण, इसको फर्स्ट सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट का मान सेकंड में रख दो। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर जब रखोगे तो E बराबर आपका स्वतः आ जाएगा, F का मान है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे r²। और ये क्यू नॉट पहले से बचल है तो क्यू नॉट कट गया। तो हमारे पास E बराबर क्या आया, E बराबर आया 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे r²। बहुत ही VVI फॉर्मूला है ये। इसके बगैर जो है विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना मुश्किल होगा। आगे जो भी होगा इसी पर सारा खेल होगा, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और इस पर जितना भी अभी चीज़ पढ़ा है उसको एकदम फोकस कीजिए। एग्जाम में पूछेगा विद्युत द्विध्रुव क्या है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। किस पर, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, किसी भी स्थिति में। 3 तरह का स्थिति हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो उसके कारण पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, किसी भी स्थिति में। 3 स्थिति होता है, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, राइट डाउन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों ने व्यंजक प्राप्त कर लिया। और विद्युत क्षेत्र भी जाना आपने कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है और उसका व्यंजक क्या होता है। और बिंदुवत आवेश के कारण भी अभी तुरंत आपने पढ़ा कि बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे r²। लेकिन जेनविन आपको पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से कौन सा सूत्र आता है, तो E बराबर बोलना F/Q0। अब Q0 क्या है, जहाँ धन परीक्षण आवेश है Q0, राइट। अब हम लोग जो है इस बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग का जो टॉपिक रहेगा आज का आगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण वो 3 तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 तरीका क्या है, सबसे पहला है
अक्षीय स्थिति में। यहाँ 3 स्थिति होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थिति में ज्ञात की जाती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में ज्ञात की जाती है। समझ में नहीं आता हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम है। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए जहाँ भी दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला स्थिति क्या होगा? पहला स्थिति क्या है? पहला स्थिति है अक्षीय स्थिति में। सबसे पहला स्थिति है अक्षीय स्थिति में। अब ये अक्षीय स्थिति क्या सर बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। निरक्षीय स्थिति क्या है? ये निरक्षीय स्थिति। और तीसरा है किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में मेल लगा दीजिए, मेल लगा दीजिए। तो अक्षीय, निरक्षीय, ये सब स्थितियां हैं। तो अक्षीय निरक्षीय क्या होता है? देखिए, वो भी विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहले हम समझा रहे हैं कि अक्षीय निरक्षीय क्या होता है। देखिएगा कि हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी के समानांतर होता है वो एक्स अक्ष होता है। शुरू से लोग मानते आया है वैज्ञानिक, तो आज हम लोग वही मान रहे हैं। एक्स एक्सिस, एक्स डैश जो पृथ्वी के समानांतर होता है, और जो पृथ्वी के लंबवत होता है वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। तो अक्षीय स्थिति हम लोग समझेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को हम लोग रख देते हैं इस पर, अक्ष पर -q + q। देखिए ध्यान से, -q + q, ये हो गया क्या? विद्युत द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो -q + q विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसके कारण हमको अक्षीय स्थिति का मतलब क्या? वो अक्ष के अनुदिश, अक्ष के, तो ये अक्ष है ना, ये हमारा मेन अक्ष यही है। एक्स को ही अक्ष हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ कंसीडर लेके चलेंगे, और इस अक्ष के अनुदिश मतलब इसके आगे कहीं पर भी हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा अक्ष के अनुदिश। क्या हो जाएगा? निरक्षीय का मतलब हो जाएगा जब अक्ष के लंबवत, अक्ष के यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु से ऊपर जाएंगे, ऊपर निकालेंगे, तो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। और किसी भी स्थिति में कहीं भी, यहाँ वहाँ कहीं भी, ठीक है ना, किसी भी स्थिति में कहीं भी, यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग का जो मेन मोटिव रहेगा पहला अक्षीय स्थिति में। क्या रहेगा? अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं अब अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में इसको मिटा देते हैं। अक्षीय स्थिति में देखिए, अक्षीय स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q। हमको मान के चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण कितना है? जिसका आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा? 2ql। क्या होगा? 2ql। दूरी कितना है इसका? 2l है, 2l दूरी है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql होगा। क्या होगा? 2ql। समीकरण फर्स्ट कर देना, समीकरण फर्स्ट कर देना।
इस तरह से ब्लू वाला आएंगे कहाँ? नहीं कोई जरूरत। तो इस तरह से जिसका विद्युत आघूर्ण P बराबर 2QL है ना। तो अक्ष के अनुदिश हमको क्या करना है? अक्ष के अनुदिश। तो अक्ष के अनुदिश लेके चलते हैं। अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखना है कि अक्ष के अनुदिश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई? सदिश राशि। क्या है? इसमें दिशा होता है। अब आपको याद करना होगा, वो दिन याद कीजिए जिस दिन हमने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। एकदम वो पॉइंट को याद रखना है, उसी से हम लोग करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए कि प्लस आवेश यहाँ पर है, माइनस आवेश यहाँ पर है। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखा किधर होगा? इस बिंदु पर बाहर की ओर। प्लस आवेश के कारण क्या होता है? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर करेंगे। क्या करेंगे? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर देखिए ये E1 हो जाएगा। प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखा की दिशा किधर होता है? बाहर की ओर होता है। तो E1 लेके चलते हैं। माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर। आप जानते हो कि विद्युत बल रेखा अंदर की ओर काम करता है माइनस आवेश के कारण। तो इस बिंदु पर क्या होगा? माइनस अंदर की ओर होगा। क्या होगा? अंदर की ओर। E2 क्या हो गया? E2 क्लियर हुआ? तो अब आपको बताना है एक चीज कि बिंदु P पर सबसे ज्यादा अनुभव किसका होगा? इसका होगा, किसका होगा? जो ज्यादा नजदीक ज्यादा अनुभव करेगा बिंदु P पर बल, है ना। तो बिंदु P पर E1 प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु B पर है उसके कारण ज्यादा अनुभव होगा। तो ज्यादा अनुभव होगा जिसका मतलब ये हुआ कि E1 हमारा ज्यादा होगा, E2 कम होगा। तो अब देखिए ये दोनों विपरीत सदिश है। क्या होगा? विपरीत सदिश है तो दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो अंतर जो होगा E1 में E2 घटाना है, ना कि E2 में। क्यों? कि E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम है। इसीलिए हमको E1 में E2 को घटाना पड़ेगा, ना कि E2 में E1 को। इसीलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों विपरीत सदिश है। दोनों विपरीत सदिश है। दोनों विपरीत सदिश होता है तो घट जाता है मान। मान क्या होता है? घट जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि बिंदु P पर लिखेंगे बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की कारण E1 डायरेक्ट लिखते हैं ना, E1 बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर अग्रसर होगा, बाहर की ओर अग्रसर होगा एवं माइनस Q आवेश के कारण अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर अग्रसर होगा नहीं तो अग्रसर होगा। तो अब देखो ध्यान से, एक चीज हमको ध्यान देना है कि AB का जो मध्य बिंदु है उसको O लेना है। क्या लेना है? O। और आपको ये O जो है ना, O से ही दूरी को मापना है। कितना होगा ये? तो मान के चलना है कि यहाँ से इसका दूरी कितना है? R है। कितना है? R है। जब ये सब लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि कितना चीज़ लिखेगा, सब कुछ लिखिएगा तो पूरा भाषा में ही कॉपी भर जाएगा। ठीक है ना। बिंदु आप शुरू में आपको बता दिया कि क्या बताया
कि विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होता है, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होता है, उस O से बिंदु P की दूरी लेना है R। अच्छा बताइए, ये दूरी R इतना ज़्यादा है कि Q के लिए बहुत ज़्यादा है, ये बिंदु दूरी इतना ज़्यादा है कि L के लिए बहुत ही ज़्यादा है, L बहुत छोटा है, L बहुत ही छोटा है। कैसे छोटा है कि L इतना छोटा है, अभी हमने पढ़ा था कि अणुओं, कौन सा अणुओं, जल के अणुओं के बीच की दूरी बहुत छोटा है, ये दूरी वही है, बहुत छोटा, ये अगर L है तो ये भी L होगा, तो ये दूरी बहुत छोटा है L, किसके अपेक्षा, R के अपेक्षा। जिस तरह से हम समझ सकते हैं, समुद्र में एक गिलास पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र का तल, उसी तरह से एक गिलास पानी उसमें डाल दो तो क्या तल बढ़ जाएगा, नहीं। तो एक गिलास पानी वही चीज़ है ये, और ये क्या हो गया, समुद्र हो गया L। R बहुत ज़्यादा बड़ा है और L बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि नगण्य के बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप R में कुछ जोड़ दोगे ना L को, तो लगभग किसी के बराबर, L के R के बराबर होगा लगभग। अगर कोई बोलेगा R में L को घटा देंगे तो लगभग किसके बराबर, R के बराबर है, बहुत छोटा है L। बोले ना समुद्र में एक गिलास पानी निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाल दो तो कोई फर्क, वही कहानी है, वही कहानी इसमें भी है कि इतना छोटा है L कि एक R जोड़ भी दो, कुछ भी L को किसी के साथ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, वही चीज़ है ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बल निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बल, बल के जगह पर विद्युत क्षेत्र, क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, दिखाई पड़ रहा है ना, कैमरा में दिखाई पड़ रहा है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्या देखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण क्या है, E1 ना है, E1 क्या है, E1। तो E1 क्या होगा बताओ जी, E1 फॉर्मूला जानते हो ना, देखिए कौन फॉर्मूला लगेगा, 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q/R², यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो R कितना होगा वो आपको खुद बताना है, ठीक है ना, वो R कितना होगा वो खुद आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बताना है कि कितना होगा, दूरी कहाँ से मापेंगे, इसका दूरी यहाँ से कितना होगा, B से P का दूरी बताना है, A से P का दूरी बताना है। तो बताओ B से P का दूरी कितना होगा, L और R के पदों में, L और R, तो R में से L को घटा देना, R में से L को, कोई दिक्कत। फिर आपको पूछेगा A से P की दूरी बताओ, तो बताना L + R, टोटल दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक का R, और ये L जोड़ देंगे तो R + L, तो R + L। बोलोगे सर तो फायदा की हुआ जोड़ने से, वो तो बहुत छोटा है, आगे यूज होगा, इसलिए आगे चल कर किसको बोलेंगे, R + L को RA बोलेंगे, लेकिन दूरिया तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई, दूरी निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दूरिया तो पता होना चाहिए, तो दूरिया पता आपको R + L, ठीक है ना। तो हम लोग प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बताइएगा फटाफट, 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q होता है बटे R, तो R² होता है, तो दूरी कितना होगा R², R - L का होल स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट हो गया, क्लियर वो बात। अच्छा फर्स्ट ये था, तो सेकेंड कर देते हैं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। E2 निकालते हैं, किसके कारण, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण, आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण E2, बताओ क्या होगा, 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q/R + L का होल स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड, क्या हो गया सेकेंड। तो अब दोनों का परिणामी निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, परिणामी, तो बिंदु P पर कितना परिणामी तीव्रता होगा, अगर एक ही दिशा में, जैसे हवा कैसे बहता है, एक दिशा में तो बढ़ जाता है हवा का वेग, अगर लेकिन विपरीत में है, एगो अन्य जा रहा है एगो अन्य जा रहा है,
तो घट जाएगा भाई, कितना से किधर जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो परिणामी कितना होगा, परिणामी कितना होगा ये समझना है। जैसे बल है, आपने कोई क्या करता है, रस्सा कस्सी का खेल में क्या होता है, एगो रस्सी उन्हें खींचता है, एगो रस्सी उन्हें खींचता है, तो जिधर बलवा ज़्यादा रहता है उधर जाता है, घट करके जाता है। मान लेते हैं उधर 10 न्यूटन बल खींचा, इनमें से 4 न्यूटन खींचा, तो 10 में से 4 को घटा के 6 बोलेंगे, 6 उन्हें चल गया, नहीं 6 न्यूटन से उधर खिसक गया। तो वही चीज़ बात यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र में आपको समझना है कि E1 ज़्यादा है, E2 कम है, तो घटा करके जो आएगा वो परिणामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। तो इससे हम लोग आगे निकलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नो डाउट, कोई डाउट है क्या। तो यहीं पर लिख लेते हैं, जगह तो है ही यहाँ पर, तो लिख लेते हैं कि परिणामी, क्या लिखते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा बताओ, E1 में E2 को घटाएंगे, E1 में E2 को घटाएंगे, E1 माइनस E2 ब्रैकेट में करके लिख लेना, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। क्लियर। तो E1 का मान रखेंगे और E2 का मान रख देंगे समीकरण सेकंड और थर्ड का मान रखने पर, इसमें समीकरण थर्ड और सेकंड का मान रखने पर। तो मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं। क्या बोले, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहीं तक मिटाते हैं बस। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। इसलिए आगे हम लोग डेरिवेशन को बढ़ाते हैं, आगे इस पर नॉमेरिकल भी बनाएंगे और एग्जाम में पूछता भी है ये, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता हम डिस्कस करने वाले हैं। तो E बराबर बताओ, E1 का मान कितना होगा, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे R माइनस एल का होल। तो यहाँ बोल देना समीकरण फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड का मान रखने पर, उसमें रखा तभी ना आया, रखने पर तो रखेंगे तो -1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब बोलोगे सर 2QL का कहाँ इस्तेमाल हुआ, 2QL का आगे इस्तेमाल होगा, अभी नहीं। तो E बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का कॉमन ले लो, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कॉमन और Q का भी कॉमन, तो जो बचा वो लिख दो, R माइनस एल का होल स्क्वायर -1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आया ना समझ में। अब जो है यहाँ से 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q एलसीएम ले लेंगे जी, क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोनों अलग अलग है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए R माइनस एल का होल, ऐसे लिखो, चलो छोड़ो ना, ज़्यादा दिक्कत होता है तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। ऐसे लिख करके एलसीएम इसमें भागा देना है, तो ये ऊपर वाला चल जाएगा उसमें R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R माइनस एल का। कोई डाउट है यहाँ पर, यहाँ डाउट है, हाँ लघुत्तम लेके ऊपर नीचे कर दिया। तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q, चलिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, फिर माइनस हो गया R स्क्वायर, फिर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब आप जान रहे हो कि देखो पावर दोनों का सेम है, तो अंदर कर देते हैं दोनों को, है कि नहीं, तो कर देते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, क्योंकि A माइनस बी इंटू प्लस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q, जो जो कटता है काट दो, R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर कट गया, तो हो गया 2RL प्लस 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अब आप ध्यान दो, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, देखिए यहाँ पर
P बराबर क्या जानते हैं 2QRL 2QRL। तो देखिए P 2 इसमें है ना छुपल 4 में 2QRL P लिख सकते हैं, तो एगो 2 बच जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 2 इंटू 2QRL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो फिगर मिटा देते हैं, फिगर का कोई अब काम नहीं रहा, अब जो भी है डेरिवेशन का काम है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे, रिजल्ट आपके सामने है। E बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, सेकेंड आपका जो फर्स्ट में मान है 2QRL वहाँ रख देना, तो 2P हो जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसका क्या किया, अब इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि R स्क्वायर और L स्क्वायर, L बहुत छोटा है, यहाँ लिख देंगे चूँकि L स्क्वायर इज वेरी वेरी मच 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 लेस देन, बहुत छोटा है ये, मच मच लेस देन R स्क्वायर, इतना छोटा है कि इसे हटाया जा सकता है, ठीक है ना, चूँकि बहुत ज़्यादा है इस, अतः इसे नेगलेक्ट मतलब उसको क्या नहीं नज़रअंदाज करता है ना, उसको नज़रअंदाज करेंगे, है ना, उसको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बोले ना समुद्र से एक गिलास पानी निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही तो यहाँ से हटाया जा सकता है। तो E बराबर बोल सकते हो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2P बटे 2QRL। देखिए एक R इसका छूट गया, ध्यान नहीं दिए। देखिए P बराबर तो 2QL होता है, ठीक है ना, 2QL होता है, ध्यान देना। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, 2QL इंटू फिर R था ना यहाँ पर, वो R छोड़ना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। 2P इंटू R, 2P इंटू R, तो ये R है अभी बच्चल, तो इस तरह से क्या हो जाएगा R पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर, ठीक है, तो ये पावर 4 हुआ जैसे, तो ये 3 कट गया है ना, एक पावर ख़त्म हो गया इसका, तो ख़त्म हो गया। तो E बराबर आपके सामने जो रिजल्ट आया 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2P बटे R3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और एग्जाम में पूछता कैसे है क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है, बोर्ड का जो क्वेश्चन है VVI कैसे पूछता है, बोलेगा विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, ऐसे करेगा 5 नंबर में। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो कैसे करना होगा, पहले विद्युत द्विध्रुव क्या है तो बोल देना है, जब समान परिमाण किंतु विपरीत, ऐसे करके है ना, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया, उसका आघूर्ण बता देना 2QL, उसके बाद यहाँ से फिर करना फिगर के साथ, नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का रहता है आपके एग्जाम में। क्लियर? टीचिंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम अगर इस लेक्चर में हुआ हो तो इसमें ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जा कर के बोलें कि यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कमेंट करें, तभी हम समझ पाएंगे कि आप सहमत हैं हमारे इस पढ़ाए हुए चीज़ को लेकर। ठीक है।